नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है? जैसा कि इसका नाम हमें दिया गया है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि खुद के अंदर इंडक्शन होना। तो वो क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो ये वो प्रॉपर्टी है एक कोयल की जिसके कारण से कोयल के अंदर ओपोज होता है एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि जो उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज होता है। किसके कारण से होता है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, उसी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके कारण से। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से एक कोयल ले लीजिए। अब ये जो कोयल है मान लीजिए कैपिटल एल मान लीजिए इसको, और यहाँ हमने एक सेल ले ली है जिसके थ्रू हम इसको करंट सप्लाई करेंगे। अब यहाँ से करंट जो है आई हम मान लेते हैं कि वो जा रहा है, और यहाँ से जब वो इस कोयल से जाएगा और यहाँ पर हमने लगाया है रियोस्टेट। रियोस्टेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? करंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस रियोस्टेट के थ्रू। यहाँ पॉइंटर जो है हम इसको आगे पीछे करके, तो इस सर्किट के करंट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यही समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो करेगा तो हम उसको यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम उसको ज़्यादा करते हैं तो हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरे फिगर में देखते हैं कि मान लीजिए आपने करंट को इंक्रीज कर दिया। अब करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि हमने करंट को इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, अब कोई कोयल है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और वो अपने जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुई है उसी कारण को अपोज करेगी। अब यहाँ पर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी वो इंक्रीज इन करंट के कारण से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इसी का अपोज करेगी जो इंक्रीज हमने करंट किया है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में होगी जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो कैसे रही है? अब जैसे यहाँ पर आप करंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी अगर आप करंट को बढ़ाएंगे। यानी कि डायरेक्टली जो है, अगर हम फाई की बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ आई के है। जितना आप करंट को इंक्रीज करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। उसके इंक्रीज करने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ये जो ईएमएफ है वो किसका अपोज करेगी? जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुई है। तो करंट के इंक्रीज होने से हुई है जो मेन कारण है इसका, तो करंट का ही वो अपोज करेगी इसके इंक्रीज होने का, यानी कि करंट से अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करने लग जाएगी। इसी तरह से दूसरी हम एक फिगर ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अब करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन अब हम करंट को डिक्रीज करते हैं। तो करंट को हम क्या कर लेते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं, कम करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? करंट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन आप करंट को अब कम कर रहे हैं। कम करेंगे तो वो उसका भी अपोज करेगी कि वो कम हो रहा है करंट, तो अब वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? अब वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, क्योंकि एक तरह से कम होने का मतलब है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है इसके आसपास का वो वापस जा रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो यानी कि उसको अपोज करने के लिए ये करंट के डायरेक्शन में ही एक्ट करना स्टार्ट कर देगी कि वो उसको कम नहीं होने देगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है आसपास या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको। तो इसलिए इसको अपोज करेगी, यानी कि डिक्रीजिंग के लिए ईएमएफ की डायरेक्शन कहां पर होगी? करंट की डायरेक्शन में ही होगी। तो ये तो हमने समझा कि सेल्फ इंडक्शन होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो क्या होता है। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करें, यहाँ पर हम आई को मान लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कोयल एट एनी टाइम टी। किसी कोयल के अंदर जो करंट की स्ट्रेंथ है किसी टाइम टी पर हम आई मान लेते हैं। फाई मान लेते हैं अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ कोयल एट दैट टाइम। जो सारी टर्न है कोयल की उनके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें, इतनी टर्न है हमारे पास, तो आई जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट हम मान रहे हैं जो इससे फ्लो कर रहा है, और फाई मान रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सभी टर्न के साथ वो मान रहे हैं। अब हमने क्या देखा, जितना हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बढ़ेगा, यानी कि एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, और यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एल आई। अब यहाँ पर ये जो एल है, इस एल को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं।
या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कोयल का। अब ये जो वैल्यू है L की, ये डिपेंड किस किस चीज पर करती है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोयल थी, एक तो जो नेचर ऑफ मटेरियल है, अगर हम इस कोर के यहाँ पर कोई कोर लेते हैं इस कोयल के बीच में, तो जिसके ऊपर हम कोयल को वाउंड करें, बांधें, तो उस कोर के जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, जो नेचर ऑफ मटेरियल है। नेचर ऑफ मटेरियल, किसका नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं कोर की। अगर किसी कोर पे हम इस जो कोयल को वाउंड करते हैं और उसके अलावा कितनी नंबर ऑफ टर्न है इसके अंदर, तो ये दूसरा किस पे डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो है इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल कोर के लिए, बाकी नंबर ऑफ टर्न और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वहां से पास करेंगे, उस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एक डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो I है उसको 1 पुट कर देते हैं, यानी कि यूनिट करंट ले लेते हैं। अगर हम I को यहाँ पर पुट कर देंगे तो फाई किसके बराबर आ जाएगा, L के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन, वो किसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ऑफ ए कोयल का इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कोयल। जब जो करंट है, करंट की वैल्यू को हम 1 लिख देते हैं, यानी कि यूनिट करंट जो है फ्लो होता है। इसके अलावा भी हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एक और डेफिनेशन ले सकते हैं। अगर हम क्या करें, जो हमने एक रिलेशन निकाला था इक्वल टू -d∅dt, माइनस का साइन हम क्यों यूज करते थे, क्योंकि ईएमएफ अपोज करती थी जो जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए माइनस का साइन लेते थे। यहाँ पर हम फाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, d/dt। फाई की वैल्यू हमारी अब क्या आई, Li के बराबर आई। यही थी ना, जो फाई था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर Li लिख दिया था। तो ये जो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी Li। तो यहाँ से जो E की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, हम इसको रिफॉर्म कर लेते हैं, L को हम बाहर ले लेते हैं, इनटू di यहाँ पर आ जाएगा di/dt। तो EMF की वैल्यू या E की वैल्यू आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो di/dt है, अगर हम di/dt को 1 पुट कर दें तो क्या होगा, E जो है -L के बराबर आ जाएगा। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, -L के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं जो L की वैल्यू आ जाएगी -E के बराबर आ जाएगी। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है EMF के बराबर भी आ जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारे पास बनती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कोयल इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल when rate of change of current। अब ये di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है थ्रू द कोयल इज यूनिटी, यानी कि di/dt को जब हम 1 पुट कर दें, तो ये जो है एक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर भी बनती है हमारे पास। अब यहाँ पर जो L है, अगर हम L की वैल्यू को निकालें तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -E। यहाँ से L की वैल्यू निकाल रहे हैं -E, और ये di/dt इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं di/dt, ये हमने लिख दिया। अब जो E है इसको हम EMF है, यानी कि हम ले लेते हैं इसको 1 वोल्ट ले लेते हैं, और di/dt जो है इसका di का के लिए हम ले लेते हैं 1 एम्पियर, और dt टाइम के लिए ले लेते हैं सेकंड ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर EMF के लिए वोल्ट हमने ले लिया, di के लिए जो एम्पियर हैं जिनकी यूनिट है, dt के लिए सेकंड हमने ले लिया। तो जो इंडक्टेंस है कोयल का, इसको हम 1 हेनरी बोलते हैं। अगर हम ये चीज लेते हैं तो ये जो है हमारा 1 हेनरी के बराबर होता है। तो ये भी डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, जो इंडक्शन और जो इंडक्टेंस है, ये भी ध्यान रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और SI यूनिट जो होती है इसकी हेनरी होती है, जो हेनरी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है 1 हेनरी की, व्हेन ए करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। जब करंट चेंज होता है 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से थ्रू द कोयल, इंड्यूस करता है EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द कोयल। 1 वोल्ट की EMF इंड्यूस करता है।
तो यहाँ से इस तरह से 1 हेनरी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब जो 1 हेनरी होता है इसको आप दोबारा से भी रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 1 हेनरी है 1 वोल्ट डिवाइड में 1 एम्पियर पर सेकंड है, इस सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो 1 हेनरी है वो क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट सेकंड कह दीजिए कि वोल्ट सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं। और डिवाइड में यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ एम्पियर रह जाएगा, एम्पियर। अब जो वोल्ट सेकंड होता है वोल्ट सेकंड को हम वेबर लिख सकते हैं, तो ये होता है हमारा वेबर के बराबर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये एम्पियर, तो वेबर 1 वेबर बाय एम्पियर ये आ जाता है। 1 हेनरी को इस यूनिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्मॉलर यूनिट है एल की वो कौन कौन सी होती हैं 1 मिली हेनरी होती है, 1 मिली हेनरी। अब जो मिली हेनरी होती है वो क्या होती है उसको भी हम लिख लेते हैं मिली हेनरी। तो मिली मतलब ये होते हैं 10⁻³ हेनरी के बराबर, इसके बराबर होती है। इसी तरह से माइक्रो हेनरी भी होती है, तो 1 माइक्रो हेनरी तो ये किसके बराबर होती है ये हमारी होती है 10⁻, जैसे इसका दुगुना कर देंगे बस -6 हेनरी। तो माइक्रो जो है 10⁻⁻6 है और मिली जो है 10⁻⁻³ है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। अब डायमेंशंस ऑफ एल हम देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस जो एल है, अब एल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एल का फॉर्मूला हमने निकाला था ई dt/di, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ई बाय जो था di/dt था, तो e × dt/di लिख सकते हैं। ये था ना हमारे पास L = जो -e था और यहाँ पर क्या था di/dt था, तो इसको ही हमने लिखा है, dt ऊपर चला गया, e dt/di ये हमने लिखा है। यहाँ पर हम EMF का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। जो E होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं W/Q लिख सकते हैं। W यानी कि जो वर्क है, Q यानी कि जो चार्ज है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ये जो फॉर्मूला है W/Q, तो यहाँ पर ये क्या है dt/di ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो L है उसके हम डायमेंशन को निकाल लेंगे। W क्या है वर्क डन है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमें डायमेंशन में पता ही है m1L2T-2, तो ये हमें कुछ फॉर्मूले याद भी रखने हैं। dt का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे t है, यानी कि टाइम है, t आ जाएगा। और डिवाइड में जो q है, q को हम at के बराबर लिखते हैं, तो ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास a × t, और di यानी कि एम्पियर ये a के बराबर होता है। तो ये सारा फॉर्मूला हम लिख लेंगे, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा m1L2T-2। अब यहाँ पर देखिए ये t का स्क्वायर है और ये t है, तो यहाँ पर ये -2 है, ये +1 है, तो t की -1 रह जाएगा, नीचे से t की -1 एक और आ जाएगा, यानी कि m1L2T-2 ये हो जाएगा। ये माइनस का ध्यान रखना है, प्लस का है, तो ये हमारे पास बना। उसके बाद यहाँ पर a है और a है, यानी कि a का स्क्वायर बना, a⁻², ऊपर जाएगा a⁻−2 हो जाएगा ये चीज। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से L की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। डायमेंशनल जो डायमेंशंस हैं इंडक्टेंस के या फिर जो इंडक्शन है उसके हम निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।